नमस्कार दोस्तों, तेज, सटीक और सीधे आपके लिए मैं लाया हूं 30 अगस्त 2025 की 10 सबसे अहम खबरें, सिर्फ वही जो जानना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबा दीजिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सही जवाब देने वालों को शॉर्टलिस्ट करके अगले वीडियो में शाउट आउट या छोटा सम्मान दिया जाएगा, तो कमेंट में अपना जवाब छोड़ना ना भूलें। प्रश्न, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय किस शहर में है? A, लंदन, B, न्यूयॉर्क, C, वॉशिंगटन, D.C, D, पेरिस। सही उत्तर कमेंट में दें। 3 सही जवाब देने वालों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। पीएम मोदी पहुंचे जापान, 2 दिनीय दौरा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे। 15वां भारत जापान वार्षिक समिट और आर्थिक मंच में हिस्सा लेंगे। जापान के साथ सुरक्षा, टेक और निवेश पर बातचीत। प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने का बढ़िया अवसर माना जा रहा है। शिखर बैठक में रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी और निजी निवेश को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता पर भी बात होगी। व्यापार एवं निवेश को गति देने के लिए दोनों पक्ष कार्य योजना और परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे भारत जापान संबंधों में नई गहराई आने की उम्मीद है। भारत जापान ने अगला 10 साल का रोड मैप तय किया है। बड़े निवेश और समझौतों पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने रक्षा, डिजिटल साझेदारी और निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई। जापानी निजी निवेश को बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। भारत और जापान ने दीर्घकालिक सहयोग का ढांचा तैयार करने के लिए अगले 10 साल का रोड मैप तय करने पर सहमति दिखाई है। इसमें रक्षा और सुरक्षा साझेदारी के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और निजी निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। जापानी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए निवेश प्रवाह, नियमों की पारदर्शिता और साझेदारी मॉडल पर कदम उठाने की बात कही गई है, जिसका सीधा असर रोजगार और टेक इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। पूर्व RBI गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में भेजने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। केंद्रीय सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर को IMF में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक नीति और वित्तीय संवादों में मजबूत प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। उनके अनुभव से IMF में भारत के हितों, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों और वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर प्रभावी योगदान की उम्मीद रहेगी। इससे भारत IMF संवाद और नीतिगत समन्वय और भी अधिक सक्रिय हो सकता है। सरकारी और आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली तिमाही यानी Q1 में सकल घरेलू उत्पाद 7.8% पर रहा। यह आर्थिक रफ्तार का एक मुख्य संकेतक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में GDP 7.8% की दर से बढ़ा। यह संकेत देता है कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। बढ़ोतरी में विनिर्माण, सेवाएं और निजी खर्च का योगदान देखा जा सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति, वैश्विक आर्थिक माहौल और निवेश धाराओं पर निगरानी जरूरी रहेगी। इस विकास दर से नीति निर्माताओं को फैसले और बजट आधारित निर्णयों में मदद मिलेगी और बाजारों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। GST और टैक्स इश्यूज पर मदद के लिए GST काउंसिल की अगली बैठक 3 से 4 सितंबर के लिए शेड्यूल की गई है। व्यापार नीतियों पर असर की खबर। GST काउंसिल की तय हुई अगली बैठक में कर दरों, इनपुट क्रेडिट नियमों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे छोटे बड़े कारोबारी वर्ग के लिए नीतिगत स्पष्टता और राहत से जुड़े कदम निकल सकते हैं। किसी भी दर संशोधन, छूट या प्रशासनिक सुधार की घोषणाएं व्यापार पर तात्कालिक असर डाल सकती हैं। इसलिए व्यापार समुदाय और अर्थशास्त्री दोनों इस बैठक के फैसलों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बालोतरा, बाड़मेर में लूनी नदी के तेज बहाव में बोलेरो बह गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की मौत और कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू जारी है।
बाढ़ के तेज बहाव ने स्थानीय जीवन और यातायात को प्रभावित कर दिया। घटना में परिवारों का बड़ा दुख हुआ है और बचाव राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीमें और स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय करते हुए प्रभावितों की मदद शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा जल के स्तर पर निगरानी बढ़ाने की सख्त हिदायत दी गई है। पीड़ितों के परिवारों को तत्काल सहायता व राहत उपलब्ध कराने पर जोर है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश के चलते येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और बचाव राहत के इंतजाम भी जारी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों के लिए उच्च सतर्कता जताई है। प्रशासन ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर निगरानी तंत्र और राहत दल सक्रिय कर दिए हैं। बांधों और नालों के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने और आवश्यकतानुसार सुरक्षित स्थल पर जाने की सलाह दी गई है। लोकल प्रशासन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाएं तैयार हैं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। जनता से भी आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का ड्रोन फैक्ट्री द्वारा हुआ। नोएडा के सेक्टर 81 में रक्षा क्षेत्र की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान सीमित रूट डायवर्जन और सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए। उच्च स्तरीय निरीक्षण से साफ संदेश जाता है कि सरकार रक्षा निर्माण और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर आगे बढ़ रही है। दौरे के दौरान देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और नौकरियों के सृजन जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव है। सुरक्षा कारणों से विजिट रूट डायवर्जन और यातायात व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक गतिविधियों को वैकल्पिक रूटों की जानकारी दी गई है ताकि किसी तरह का बड़ा व्यवधान न हो। उत्तर प्रदेश के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस फीस वृद्धि और उससे जुड़ी अदालत और छात्र कार्रवाई की खबरें आज चर्चा में रहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ने से छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। इसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रियाएं और छात्र संघों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे में नियामक ढांचे, फीस निर्धारण के मानदंड और छात्रों की पहुंच बनाए रखने के सवाल सबसे अहम हैं। सरकार और नियामक निकाय के कदमों का असर अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अदालतों में चल रही सुनवाई और स्टे के फैसलों से नीति निर्धारकों को भी आगे की दिशा मिल सकती है। बिहार के पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और डॉग स्क्वाड ऑफ पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल जांच जारी है। जैसे ही खतरे की सूचना मिली, तुरंत अधिकारियों ने कोर्ट परिसर खाली करवाया और सुरक्षा बलों ने तलाशी कार्य तेजी से शुरू कर दिया। डॉग स्क्वाड और बम विशेषज्ञों ने पूरी तरह से परिसर की जांच की। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां धमकी के स्रोत और उद्देश्य का पता लगाने में लगी हैं। अब तक कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है और अदालत की कार्यवाही अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।